Hello everyone. Today we will going to discuss about solution of AIATS टेस्ट नंबर 4 जो 12th के स्टूडेंट के लिए था। अब देखिए कि यहाँ पे जो सिलेबस आपसे केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कंपाउंड है तो बायोथायनॉल एक एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज किया जाता है। अब देखिए कि एंटीसेप्टिक अपने को किस ऑप्शन में दिया जाता है फर्स्ट में, तो ये इसके लिए एक राइट चॉइस हो जाना चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन ये अपने से बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर इन नॉट स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। दैट मीन्स कि कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर है लेकिन कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। तो अगेन इसको भी अपन एक इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एस्पेरेंटेन है, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलेंगे। एक तो ये स्वीटनर की फॉर्म में काम आता है लेकिन ये आपके कुकिंग टेम्परेचर पे अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। तो इसके लिए जो एक परफेक्ट आंसर लिया जा सकता है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। तो अगेन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे पेनिसिलिन जी जो किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये एंटीसेप्ट की फॉर्म में यूज होता है और इसी को एक थर्ड ऑप्शन की फॉर्म में एक राइट चॉइस कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपसे बोला जाता है द नेचुरल रबर आइसोप्रीन यूनिट्स पॉलीमराइज टू गिव। दैट मीन्स कि जो आइसोप्रीन है ये पॉलीमराइज होके किस तरह का स्ट्रक्चर अपने को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम चार ऑप्शन की बात करें तो पहला ही ऑल्टरनेटिव सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो नहीं होता है। सेकंड दिया हुआ है रैंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये रैंडम स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, एक रेगुलर कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी अपना एक आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन का अपने को दिया जा रहा है ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम आइसोप्रीन को पॉलीमराइज करेंगे तो ये जो यूनिट पॉलीमर होके बनेगा इसमें सारे जो हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन ही बनेंगे। तो इन चारों में से हम किसको एक करेक्ट ऑप्शन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये भी एक फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ब्यूना एन ये ऑप्शन अपना नहीं होगा, ब्यूना एस भी नहीं होगा, नाइलॉन 66 ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है नाइलॉन 2 ऑब्लिक नाइलॉन 6 ये अपने लिए एक राइट चॉइस वाला आंसर हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो पॉलीमर पे बेस्ड होते हैं, एवरीडे लाइफ पे बेस्ड होते हैं और समटाइम जो आपके बायोमोलिक्यूल पे बेस्ड होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस ही होते हैं। तो इनको हमें डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज। तो नाइलॉन 6 ये बेसिकली एक एमाइड के लिंकेज से क्रिएट होता है। तो अगर इसके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो कैप्रोलैक्टम आपका कंपाउंड है इसी में नजर आता है हमें एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहीं से अगर इसके मोनोमर को हम डिफाइन करेंगे तो विनाइल क्लोराइड आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पीवीसी बनाएगा 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये रबर के सिंथेसिस में यूज होता है। क्लोरोप्रीन भी आपके एक आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज रबर की फॉर्म में यूज होगा। तो नाइलॉन 66 के लिए अगर कोई मोनोमर की फॉर्म में यूज होगा तो दैट आंसर विल बी कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो जब डीनेचर्स आप करोगे प्रोटीन को तो कौन सा स्ट्रक्चर अपने पास रहेगा। आप देखिए कि जब भी हम डीनेचर करते हैं तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के यही अपने पास रहेगा। दैट मीन्स कि अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे किस ऑप्शन को एक राइट चॉइस बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलता है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर नेम्ड एज। तो ये जो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है ये कहीं ना कहीं डिफर होगा। तो ये एक नॉन मिरर इमेज वाला सिचुएशन बनेगा और इन दोनों के रिलेशन को बोला जाता है एनोमर्स। तो यहाँ पे म्यूटर रोटेशन, स्टीरियो
आइसोमर्स में सिचुएशन होता है, तो अल्फा और बीटा फॉर्म को अगर एक करेक्ट नेम से हम डिफाइन करें तो यहाँ पे इस फॉर्म को करेक्ट नेम दिया जा सकता है एनोमर्स, और ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, जिसके लिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो विटामिन B6 है इसको हम कह सकते हैं कि फैट में सॉल्युबल नहीं होगा, और ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या बोलता है। फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कि शुगर मोस्टली प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो शुगर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बीटा डी ग्लूकोज में, और अगर इसको प्रॉपर्ली देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखिए कि सेकेंड स्टेटमेंट से अगर इसको हम कंपेयर करें तो सेकेंड स्टेट ये बोलता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए यील्ड बीटा डी ग्लूकोज एंड फास्फोरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट 1 भी कहीं ना कहीं एक इनकरेक्ट वर्जन ही है, और सेकेंड जो स्टेटमेंट अपने को दिया जा रहा है इसमें भी अगर पूरा इसको देखा जाए तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट ही है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट एक इंफॉर्मेशन है। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं जहां पे दोनों को करेक्ट बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन ये बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो इन चारों में से अभी अगर एक राइट चॉइस ऑप्शन का कहा जा सकता है तो किस ऑप्शन के लिए हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट वन 61 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड नॉर्मली अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप का एक कॉम्बिनेशन वर्क करता है, और यहाँ पे अगर इसमें एक बेसिक नेचर की बात करें दैट मीन्स की जिनका ओवरऑल पीएच आपके 7 से ज्यादा रहेगा, तो इस इंफॉर्मेशन को करेक्टली यहाँ पे मैच किया जा सकता है Arginine के साथ। दैट मीन्स की जो बेसिक अमीनो एसिड है ये आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। तो जो नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल्स प्रोटीन की फॉर्म में जिसको हम डिफाइन करते हैं, इन चारों में से अगर कंपेयर किया जाए तो जो आपका एलेनिन कंपाउंड है इसी स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की फॉर्म में यूज किया जाता है, और ये जो एलेनिन है ये किस ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 63 नंबर पे, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज। तो हम सबको पता है कि ग्लूकोज में 4 कायरल एटम होते हैं। अगर हम ओपन चेन की स्ट्रक्चर की बात करें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और बाकी हर कायरल एटम पे आपका कनेक्टेड होता है हाइड्रोक्सी या ओएच ग्रुप। अब देखिए कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज ए एल्डो हेक्सोज, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज ए मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज। तो ये मोनोसेकेराइड है, तो इसको पॉलीमराइज फॉर्म में लाओगे तो ये सेल्यूलोज क्रिएट कर लेगा, ये भी बात ठीक हो गया। ऑन प्रोनोलॉग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन भी ये कर लेता है अगर इसको HI के साथ हम रैपिडली हीटिंग टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं। तो 1 2 3 स्टेटमेंट तो सही हो गए, दैट मीन्स कि अपना आंसर किसको जाना चाहिए, 4 को। अब देखिए कि यहाँ स्टेटमेंट आपको मिलता है इन फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन्स नॉर्मली सॉलिड एक एडक्ट बनाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, लेकिन ये रिएक्शन ग्लूकोज के साथ में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पे इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन चारों में से अगर कोई इनकरेक्ट वाली इंफॉर्मेशन है तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो पॉलीमराइज होके पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, तो इन चारों में से अगर हम कंपेयर करें तो कौन ऐसा है जो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल नहीं होता। तो ये जो लैक्टोज है ये बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड ग्रुप के या पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो इन चारों में से जो मोनोसेकेराइड नहीं है ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 में किसके नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं, लैक्टोज के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में ये बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब देखिए कि व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जहां पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आप यूज करोगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को। अब यहाँ रिएक्शन में हम अगर Cu2Cl2 का यूज कर रहे हैं अलोंग विद KCl, तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स कि ये बन सकता है। सेकेंड सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे Cu2Br2 का यूज कर रहे हैं अलोंग विद KBr, तो ये बेसिकली ब्रोमोबेंजीन को भी क्रिएट कर देगा, दैट मीन्स कि ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे अगर हम Cu2CN2 का यूज कर रहे हैं अलोंग विद सॉल्ट KCN, तो ये साइनोबेंजीन भी क्रिएट कर लेगा। लेकिन आयोडोबेंजीन को डाइएजोनियम सॉल्ट से बनाना ये अपने आप में सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होता। आयोडोबेंजीन प्रिपेयर किया जा सकता है हीटिंग विद KI से, लेकिन उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपके सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं बनेगा दैट शुड बी आयोडोबेंजीन। दैट मीन्स की जो करेक्ट अपने पास चॉइस है इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 66, ये एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है डाइएजोनियम सॉल्ट जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं फिनॉल से। प्रोडक्ट को एक एजो कंपाउंड की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉर्मली डाइज की फॉर्म में यूज होते हैं, कलरफुल कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो अपने आप में ऑरेंज कलर का एक डाई है। अब देखिए कि रिएक्शन के लिए सिचुएशन ये आपसे पूछा जा रहा है कि दी अबव रिएक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट पीएच रेंज गेट दी बेस्ट ईल्ड विल बी। दैट मीन्स कि अगर हमें रिएक्शन के रेट को इम्प्रूव करना है या प्रोडक्ट का ईल्ड बेटर करना है तो किस तरह के मीडियम को यहाँ पे लिया जा सकता है। तो दो कंडीशन है, पीएच अगर आपका लेस देन 7 है तो ये दोनों सिचुएशन हो गया एसिडिक मीडियम का, और अगर मोर देन 7 है तो ये दोनों सिचुएशन किसका हो गया, बेसिक का। अब देखिए कि अगर हमें सिंपली रेट को यहाँ पे इनहेंस करना है, प्रोडक्ट का ईल्ड बढ़ाना है, तो बेंजीन पे अगर आप OH को एसोसिएट कर रहे हो तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है लोन पेयर की वजह से ये रेजोनेंस में एक +m पावर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। अब अगर हम इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में सॉल्व करने का सिंपल ये मीनिंग होता है कि ये जो न्यूट्रल फिनॉल है इट कन्वर्ट्स इनटू फेनॉक्साइड आयन, और फेनॉक्साइड आयन भी यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग +m पावर का। लेकिन जो इसका +m पावर है ये न्यूट्रल के कंपेयर में क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर +m पावर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेट पे और प्रोडक्ट के यील्ड पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट रखेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के प्रोडक्ट के यील्ड को या रेट को हमें बेटर करना है, तो जो मीडियम आपका है वो क्या रहना चाहिए, बेसिक। अब बेसिक के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। तो 6 to 7 ये भी कहीं ना कहीं एक एसिडिक मीडियम का ही एक इंडिकेशन हो गया। तो इन चारों में से बेसिक मीडियम एक ही जगह आपको दिया जा रहा है। दैट मीन्स की जो पीएच रेंज रहेगा ये रहेगा इन बिटवीन 9 to 10। तो एक वीक बेस हम यूज करते हैं क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे तो इसकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि हो सकता है ये आपके अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल डाइएजोनियम सॉल्ट को भी न्यूट्रलाइज कर दे। तो एक बेसिक मीडियम लेंगे, वीकली बेसिक मीडियम लेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो राइट चॉइस अपने लिए कहा जा सकता है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है दी अमाइन दैट रिएक्ट विद हिल्सबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्किलाइन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करे और वो प्रोडक्ट बेसिक मीडियम में या स्ट्रॉन्गर बेस में सॉल्युबल ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नॉर्मली हमें 2 डिग्री अमीनो ग्रुप में मिलता है। 2 डिग्री अमीनो ग्रुप का एक सिंपल फॉर्मेट हो गया R2NH। तो जब इसका हिल्सबर्ग रिएजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे तो हिल्सबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये यहाँ पे मिलेगा C6H5SO2, और अगर 2 डिग्री अमीनो ग्रुप है तो रिएजेंट में नाइट्रोजन से आपके 2 R कनेक्टेड होंगे। तो प्रोडक्ट को बोला जा सकता है NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब देखिए कि नाइट्रोजन पे अगर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो अगर इसको हम किसी स्ट्रॉन्गर बेस में डिसॉल्व भी करते हैं
तो मॉलिक्यूल अगर नॉन एसिडिक है तो KOH में डिसॉल्व करने के बाद एक या तो बोला जा सकता है कि रिएक्शन नहीं होगा, कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये सॉल्यूबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि 2 डिग्री अमाइन का इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है। तो पहले केस में जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ये प्राइमरी का हो गया 1 डिग्री का। सेकंड केस में जो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ये कितना डिग्री अमीनो ग्रुप है, 3 डिग्री। थर्ड वाले केस में अमीनो ग्रुप आपका है 2 डिग्री, और चौथे केस में अगेन मिथाइल अमाइन है तो कितना डिग्री, 1। तो अगर 2 डिग्री वाला हमें सेलेक्ट ऑप्शन करना है तो अपने लिए राइट चॉइस क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड। अब देखिए कि नाइट्रोबेंजीन को अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम या एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करें तो लाइक यहाँ पे कई तरह के रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम लेते SnHCl, और या फिर इसकी जगह हम लेते Fe अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्गर एसिड HCl, तो ये प्रिपरेशन मेथड बन जाता है डायरेक्टली एनिलीन का। दैट मीन्स कि अगर स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम दिया होता तो आंसर हम लिखते एनिलीन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप कर रहे हो, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम कर रहे हैं तो फाइनली जो अपने को कंपाउंड यहाँ पे मिलता है एज ए प्रोडक्ट वो होता है पैरा अमीनो फिनॉल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम में, तो इन चारों में से किसको एक राइट ऑप्शन कहा जा सकता है, प्रोडक्ट विल बी पैरा अमीनो फिनॉल। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, जो एक रिएक्शन सीक्वेंस है। अब देखिए कि रिएक्शन में आपको क्या दिया जा रहा है। रिएक्शन है आपका प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म अलोंग विद KOH। यहाँ पे एक रिजल्ट बनेगा Y, साइड प्रोडक्ट बनेंगे KCl एंड H2O। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है ये एलिफेटिक अमाइन अगर RNH2 है तो रिजल्ट आपका बनेगा RNC। तो या तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, या इसी का एक कॉमन नेम होता है कार्बाइल अमाइन भी। तो जब आइसोसाइनाइड बनेगा तो ये एक अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, और ये अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनने की वजह से ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप का एक टेस्ट भी होता है, और इस प्राइमरी अमीनो ग्रुप के टेस्ट को बोला जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। दैट मीन्स कि अगर इस रिएक्शन की बात चल रहा है तो इस रिएक्शन को टाइटल दिया जा सकता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी यहाँ पे कॉमनली इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बाइल अमाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78, ये अपने से बोलता है वीकेस्ट बेस अमंग फॉलोइंग इज। तो इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सा अमाइन एक वीक बेस है। तो जितने भी आपके अमाइंस होते हैं ये बेसिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड को प्रोवाइड करेंगे, और इस वजह से इनको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। अब इन चारों में से अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें एनिलीन का, तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड अपने को कहाँ नजर आता है, बेंजीन से। तो लोन पेयर यहाँ पे भी है, बट ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स कि एनिलीन में जो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है वो प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली रेजोनेंस। अब यहाँ अगर रेजोनेंस है तो ये लोन पेयर बेसिकली डीलोकलाइज होगा टुवर्ड्स बेंजीन, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव। तो जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये डीलोकलाइज होगा, ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। तो रेजोनेंस की वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कम हो गया। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है ये भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जहां रेजोनेंस है लोन पेयर का वो एक वीकली बेसिक कंपाउंड हो जाता है। तो रेजोनेंस की बात हम फर्स्ट में नहीं कर सकते, ये एलिफेटिक हो गया 3 डिग्री। थर्ड ऑप्शन में भी नहीं हो सकता बिकॉज ये भी एलिफेटिक है बेंजाइल अमाइन 1 डिग्री, ये भी एलिफेटिक है 2 डिग्री। तो अकेले रेजोनेंस का जो ऑप्शन है ये आपको किस कंपाउंड में मिल पाता है, सेकेंड में, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो एक वीकेस्ट बेस को अगर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो किस ऑप्शन में ही आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 71, इसमें एक रिएक्शन सीक्वेंस है पूरा, जिसमें एनिलीन का आप 3Br2 से रिएक्शन कर रहे हो और रिजल्ट में बन रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है,
और यहाँ पे हमें देखना है कि इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सा वो स्टेटमेंट है जो एक इनकरेक्ट या गलत स्टेटमेंट कहा जा सकता है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 ये बोलता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। तो रिएक्शन को वाटर से या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि आयोनिक मैकेनिज्म है तो ये सपोर्ट ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड दिया हुआ है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, और ये जो 2,4,6 रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल कहा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपको बोला जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज रेड कलर्ड कंपाउंड। तो यहां हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा तो वो रेड कलर का नहीं होता, वो बेसिकली कौन से कलर का होता है, व्हाइट का। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो किस जगह दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर तो अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन ये बोलता है NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग फॉर ब्रोमिनेशन। तो हाईली एक्टिवेटिंग इसलिए है बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से ये प्लस एम है, और न्यूट्रल ग्रुप में जो इसका प्लस एम बिहेवियर है वो होता है मैक्सिमम, और जितना प्लस एम पावर बढ़ेगा उतना ही ये बेंजीन को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 ये सारे ऑप्शन आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिया जा रहा है। दैट मीन्स की जो इनकरेक्ट वर्जन है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिएक्शन के रिगार्डिंग वो कौन सा ऑप्शन कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन रिएक्ट विद HNO3 along with H2SO4 at certain temperature P, मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनिलीन के नाइट्रेशन की बात हो रहा है, और नाइट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का केस होता है, जहां पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन प्ले करेगा, नाइट्रोनियम आयन। अब अगर हम यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली NH2 ग्रुप प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो ये बना ही देगा, लेकिन अगर H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वीक बेस एनिलीन के साथ में एनिलीनियम आयन को क्रिएट कर देता है, जो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की जगह कौन सा चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दैट मीन्स की प्लस एम की जगह इसका बिहेवियर क्या हो गया, माइनस एम। और माइनस एम के केस में अगर यहाँ पे हम नाइट्रोनियम आयन का अटैक करा रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो बेसिकली आपका और किस पोजीशन पे पॉसिबल हो जाता है, मेटा पे। तो NH2 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया तो एक मेटा की भी पॉसिबिलिटी होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्थो भी पॉसिबल है, पैरा भी पॉसिबल है, और साथ में रिजल्ट आपको और किस पोजीशन पे मिलेगा, मेटा पे। अब देखो कि ओवरऑल अगर 100% हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो 4700 में से ये फ्रैक्शन है मेटा का, और अगर हम ऑर्थो पैरा को मिला के बात करें तो ये दोनों कितना परसेंट क्रिएट हो रहे हैं, 53, जिसमें से आपका 2% क्रिएट होता है ऑर्थो, और जो रिमेनिंग 51% है ये कौन से पोजीशन पे बनेगा, पैरा पे। तो अगर हम 100 में से देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये किस पोजीशन पे हमें नजर आता है, पैरा पे। तो इन चारों में से अगर हम देखें तो मेजर प्रोडक्ट अगर हमें पिक करना है तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये अपने को बोलता है एक प्राइमरी एमाइड, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आफ्टर डाइल्यूशन जो रिएक्शन में एक्स प्रोडक्ट बनेगा इसकी बात हमें करना है। तो जितने भी आपके एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, एस्टर हो, एमाइड हो या एनाहाइड्राइड हो, ये नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ रिडक्शन में एमाइड के केस में जो NH2 माइनस है ये एक स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है, और स्ट्रॉन्गर बेस होने का मतलब जो इसका लीविंग एबिलिटी है ये बाकी के कंपेयर में वीक हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो बाकी सारे डेरिवेटिव एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं आफ्टर रिडक्शन, लेकिन एमाइड ही ऐसा डेरिवेटिव होता है जो रिडक्शन के बाद में आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइन। तो इन चारों में से अगर मुझे एक राइट ऑप्शन पिक करना है तो एमाइड के रिडक्शन से कौन सा कंपाउंड क्रिएट होता है, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक एमीन भी। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे भी एक रिएक्शन दिया हुआ है अपने को, जहां रिएक्टेंट में
एक तो CO है, दैट मीन्स कि एक हम किस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, कीटोन की, और साथ में दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिया जा रहा है वो एस्टर है। किसी अननोन रिएजेंट आपने एक्स से रिएक्शन किया, कीटोन को तो आपने रिड्यूस करके बना लिया अल्कोहल, लेकिन एस्टर अभी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हमें कीटोन से अल्कोहल करना, कन्वर्ट करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एस्टर आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो अल्टीमेटली एक रिडक्शन का केस है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम लेंगे तो ये कीटोन और एस्टर दोनों को ही रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। यही सिचुएशन आपके हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम से भी होगा, SnCl2 और HCl। नॉर्मली अपन इस रिडक्शन के लिए प्रेफर नहीं करते। अब देखिए कि अगर हम NaBH4 को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो NaBH4 में इतनी कैपेबिलिटी तो है कि ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, लेकिन रिलेटिवली वीकली बेसिक होने की वजह से ये किसको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी शो नहीं करता, एस्टर को। तो अगर एस्टर को प्रिवेंट करना है और कीटोन को रिड्यूस करना है तो इन चारों में से जो सेलेक्ट रहेगा अपना ऑप्शन, ये सबसे बेस्ट मीडियम कौन सा माना जाएगा, NaBH4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 75। अब देखिए कि क्वेश्चन में एक रिएक्शन सीक्वेंस है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोपाइन का रिएक्शन विद NaNH2 और सेकेंड रिएक्शन आपको कराना है CH3Br के साथ। तो जितने भी आपके टर्मिनल एल्काइंस होते हैं ये वीकली एसिडिक कंपाउंड होते हैं, और अगर रिएक्शन आप NaNH2 से करा रहे हो तो NaNH2 अपने आप में एक स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। तो पहले रिएक्शन में तो सिंपल है कि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन या सोडियम एल्काइलाइड भी इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन आपको किससे परफॉर्म करना है, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो जितने भी हैलाइड्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिकली SN रिएक्शन शो करते हैं, और स्पेशली अभी तो हम कितना डिग्री हैलाइड लेके चल रहे हैं, 0। तो परफेक्टली हम कह सकते हैं ये SN2 का केस हो गया। और SN2 रिएक्शन का सिंपल मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो आफ्टर SN रिएक्शन जो प्रोडक्ट आपका क्रिएट होता है ये होता है ब्यूट-2-ine, दैट मीन्स कि ये तो A वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके आगे भी आपको रिएक्शन करना है, रिएक्शन विद HgSO4 अलॉन्ग विद H2SO4। तो इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन। और आफ्टर मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन जितने भी आपके एल्काइंस होते हैं ये सारे के सारे कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रिजल्ट आपको B यहाँ पे मिलने जा रहा है ये रहेगा ब्यूटेन-2-1, क्योंकि आपका एल्काइन अगर सिमेट्रिकल है तो ये तो सिंपल एक हाइड्रेशन का केस हो गया, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल तो इसमें अप्लाई होगा नहीं। तो ब्यूटेन-2-1 को अगर देखा जाए तो ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं और हमें चेक करना होता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव टू कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एल्डिहाइड कीटोन में वैसे भी कैरेक्टरिस्टिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है। तो अमोनियम डेरिवेटिव्स जब भी एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन करेंगे तो पहले एडिशन होगा फिर डिहाइड्रेशन होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग है वो किससे बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप में करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए कि सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन टू एल्डिहाइड इज कैटेलाइज्ड बाय बेस। तो रिएक्शन अगर हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से कर रहे हैं, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो हाइड्रोजीन का रिएक्शन है, पहले तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो अडक्ट रिएक्शन में बनेगा उसमें ऑक्सीजन विल कन्वर्ट्स इनटू OH, और ये जो हाइड्रोजीन वाला पार्ट है ये कनेक्ट होके इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें कंप्लीट इस रिएक्शन को आगे चलाना है तो आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें रिक्वायर्ड होता है एसिडिक मीडियम एंड टेम्परेचर। और H और OH को जब आप रिमूव करा लोगे डिहाइड्रेशन के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। तो रिएक्शन में अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का तो जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसिडिक। लेकिन अपने स्टेटमेंट में कौन सा मीडियम इसने दे दिया, बेसिक। तो स्टेटमेंट 1 तो कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा है ये क्या है, इनकरेक्ट।
तो अगर इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, लेकिन 2 करेक्ट है, ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया जा रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, ये भी गलत हो जाना चाहिए। थर्ड दिया जा रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इस ऑप्शन को एक राइट चॉइस कहा जा सकता है, जो कहां पे अपने को दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो पहला कंपाउंड आपके पास है बेंजल्डिहाइड, जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, बाकी एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव। इसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड, जो एलिफेटिक है, एल्डिहाइड में मोस्ट रिएक्टिव, और इसको कंपेयर हमें करना है एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, दैट विल बी कीटोन। अब देखिए कि ए बी सी के 1 2 3 के लिए हमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट को करेक्ट कहा जा सकता है, किसको इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कंपाउंड 1 कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट बोथ। तो बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट को तो रिड्यूस कर पाता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ये नहीं कर पाएगा। तो इसने बोला है कि दोनों को रिड्यूस कर पाएगा, तो अपने आप में जो ए स्टेटमेंट है इसको हम बोलेंगे ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया जाता है कंपाउंड 2 कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट नॉट फेलिंग रिएजेंट। तो सेकेंड फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्टिव भी ज्यादा है, रिड्यूसिंग टेंडेंसीज भी इसका ज्यादा होता है, तो ये टॉलेंस को भी रिड्यूस करेगा, फेलिंग को भी रिड्यूस करेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा लेकिन फेलिंग को नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सेकेंड कंपाउंड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट। थर्ड आपको दिया जा रहा है कंपाउंड 3, जो एक कीटोन है, रिड्यूसेज नाइदर टॉलेंस नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम ये जानते हैं कि एल्डिहाइड में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है जो कीटोन में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस वजह से टॉलेंस रिएजेंट हो, फेलिंग सॉल्यूशन हो, इनमें एल्डिहाइड का तो एक रोल डिफाइन होता है, लेकिन कीटोन इनसे कोई रिडक्शन नहीं करेगा। तो इन तीनों में से सिंपली सी वाला जो स्टेटमेंट है यही अपने को एक सही ऑब्जर्वेशन दे रहा है। तो अगर हमें चारों ऑप्शन में से करेक्ट चॉइस पिक करना है तो यहाँ पे किस ऑप्शन को टिक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 को। तो इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है रिएक्शन सीक्वेंस एसिटिक एसिड रिएक्शन विद SOCl2। तो सबसे पहले जिस कंपाउंड के फॉर्मेशन की हम बात कर पा रहे हैं वो X रहेगा आपका एसिड क्लोराइड। देन आफ्टर यहाँ पे किया जा रहा है इसका अमोनोलाइसिस, और साथ में एक हीटिंग का ग्रुप भी दिया हुआ है। और हीटिंग करने का मतलब है कि जो Y कंपाउंड यहाँ पे आप क्रिएट करोगे दैट विल बी प्राइमरी एमाइड, और यहाँ आगे जो रिएक्शन इसका हमें करना है दैट विल बी रिएक्शन विद Br2 एंड स्ट्रॉन्गर बेस KOH। तो ये रिएक्शन हो जाता है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, जिसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में एक कम कार्बन का प्राइमरी अमाइन ग्रुप क्रिएट होता है, दैट में इसकी जो जेड आपका प्रोडक्ट रहेगा ये हो जाना चाहिए मिथाइल अमाइन। और मिथाइल अमाइन को इन चारों ऑप्शन में से पिक किया जाए तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 79 जो एक कॉलम मैचिंग की कंडीशन है, जिसमें कॉलम 1 और 2 को हमें मैच आउट करना है। अब देखिए कि लिस्ट 1 में सबसे पहले रिएक्शन है व्हेन CO ग्रुप ZnHCl प्रोडक्ट बन रहा है CH2। तो ये होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन को आप रिड्यूस कर रहे हो। तो जो A है ये बेसिकली किससे मैच आउट हो जाएगा, 3 से, क्लेमेंसन से। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया जाता है कार्बोनिल ग्रुप है हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, और अगेन ये रिडक्शन होके बन रहा है एल्केन, तो इसको बोला जाता है वुल्फ किस्टन रिडक्शन। तो B आपका मैच आउट हो जाएगा 4 से। C वाला रिएक्शन है आपके जिसमें CN को हमें कन्वर्ट करना है CHO में। तो CN को पहले आप पार्शियली रिड्यूस करोगे, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से बनेगा CHO ग्रुप, जो स्टीफेंस रिएक्शन में भी होता है। एक सेलेक्टिव रिडक्शन है, तो स्टीफेंस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें रिडक्शन करना पड़ेगा डाइबल से। यही एक वन टाइम रिडक्शन का केस बनेगा, जो CN को पहले इमीन बनाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड, और एसिड को अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ रिड्यूसिंग मटेरियल आपका रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट माना जाता है इस रिएक्शन के लिए। तो A मैच करेगा 3 से, B मैच करेगा आपका 4 से, C मैच करेगा 1 से, और D मैच करेगा 2 से। तो इस ऑप्शन को अगर हम प्रॉपरली देखें तो ऑप्शन आपको जो यहाँ पे करेक्टली दिया जा रहा है
जिसमें आंसर देखा जा सकता है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80, आप देखें कि इसमें तीनों में एसिड्स में हमें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर्स होती हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर रहेंगी प्लस आई और प्लस एम, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो पहले केस में ट्राई फ्लोरो ग्रुप है जिसमें सेम माइनस आई जो बिहेवियर है ये इसका मैक्सिमम हो जाएगा। सेकेंड में फॉर्मिक, और थर्ड केस में हो गया बेंजोइक। तो बेंजोइक एसिड में भी एक रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस बनेगा। तो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है बेंजोइक से, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है जो बेंजोइक में जाके क्रॉस बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में अगर माइनस आई पावर इतना ज्यादा आपने अप्लाई किया हुआ है तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट है और सबसे कम एसिडिक ऑप्शन आपका रहेगा बेंजोइक। तो इनमें से अगर हम किसी करेक्ट ऑप्शन को पिक करें तो सही आंसर हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी फोर्सेज। तो सेकेंडरी फोर्सेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक रोल होता है। अगर कोई भी कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो एसोसिएटिव फॉर्म में रहेगा जो बॉइलिंग पॉइंट को रेज करता है। तो मेजोरिटी में जो इफेक्ट आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो एल्केन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, एल्डिहाइड के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन एल्कोहल के केस में ये डायरेक्टली परफॉर्म करेगा वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कीटोन में भी पोलैरिटी है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है। तो इन तीनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक केस बनता है ये अल्कोहल में बनेगा, और इस वजह से इसी का बॉइलिंग पॉइंट बाकी के ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जैसे ईथर से, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन से हमेशा ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है एक रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए कि यहाँ पे CH3CN का रिएक्शन आप कर रहे हो पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जो रिजल्ट यहाँ पे बनेगा ये हमें देखना है। तो मिथाइल साइनाइड, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको करना है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएजेंट आपके पास है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑल्सो नेम्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है या एक बेसिक मीडियम होता है। तो वन टाइम एडिशन करने के बाद कार्बन पे जो ग्रुप यहाँ अटैच नजर आएगा इट विल बी C6H5, और नाइट्रोजन पे जो ग्रुप आप कनेक्ट करोगे इट विल बी MgBr। तो ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस से ये कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स हैं नॉर्मली सारे, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक जो आपका पार्ट रहेगा ये रहेगा कीटोन का, तो CH3CO, और दूसरा जो ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है इट विल बी C6H5। तो या तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, और या इसी कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है एसीटोफिनॉन भी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एसीटोफिनॉन मिलेगा, जो आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन सीक्वेंस है वेयर टॉल्यूइन रिएक्शन विद CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनाहाइड्राइड। एक एक्स कंपाउंड बनेगा जिसके हाइड्रोलाइसिस से वापस हम बेंजल्डिहाइड क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए कि रिएक्शन में टॉलिन को कन्वर्ट किया जा रहा है बेंजल्डिहाइड में बाय हेल्प ऑफ एसिड एनाहाइड्राइड। तो इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन यहां हमसे पूछा जा रहा है कि जब एनाहाइड्राइड का रिएक्शन आप कर रहे हो तो जो एक्स कंपाउंड है इंटरमीडिएट जिसके हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है बेंजल्डिहाइड वो क्या है? तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और इसी के हाइड्रोलाइसिस से हम किसको फाइनली बना पाते हैं? बेंजल्डिहाइड को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे किस जगह दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन वेपर्स ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पास्ड ओवर सिल्वर मेटल द प्रोडक्ट विल फॉर्म। अब देखिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इट विल बी ए सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ हीटअप कर दें, और टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे मिनिमम कितना लेना पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली 300।
तो ये कॉम्बिनेशन आपको डिहाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करके देगा, और अल्कोहल के केस में इसी डिहाइड्रोजिनेशन को हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन भी है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये बनेगा एक कीटोन। तो इन चारों में से जो प्रोडक्ट की करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स हैं जिनमें हमें मैच करना है प्रॉपर्टीज या रिएक्शन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आते हैं ए ऑप्शन, इधर कॉलम 1 में फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सॉल्यूशन को बोला जाता है फॉर्मेलिन, जो हैंड वॉश की फॉर्म में यूज होता है। एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, ये जो कंपाउंड है इसी का एक कॉमन नेम होता है एस्पिरिन, तो ये 4 से मैच करेगा। बेंजल्डिहाइड, ये कंडेंसेशन के बाद एक बेंजोइन नाम का कंपाउंड बनाता है, इस रिएक्शन को हम बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। और आखिरी है आपके पास रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन को ही नेम दिया जाता है, जिसको आप कॉपर सल्फेट में ऐड करोगे। तो यहाँ अगर हम परफेक्टली मैच की बात करें तो ए के साथ हम किसको मैच कर पा रहे हैं? 3 को। एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड बी है, ये मैच हो जाएगा आपका 4th के साथ। 3 ऑप्शन की बात अगर किया जाए तो ये 1 के साथ मैच होगा, और रोशेल सॉल्ट में अगर हम डी की बात करेंगे तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का ये कंपोजिशन होता है। तो A3, B4, C1 एंड D2, ये जो ऑप्शन है ये आपको किस जगह पे करेक्टली एक्सप्लेन करके दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 86। 86 क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट ये नॉर्मली सॉल्ट की फॉर्म में आने वाले कंपाउंड्स ही होते हैं। अब देखिए कि इन चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेंटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये जो कंपाउंड है ये एक डिटर्जेंट की फॉर्म में होता है, और इसी में ऐसा प्रॉपर्टी है जो बाकियों में नहीं है। ये किस तरीके का डिटर्जेंट कंसीडर किया जाता है? कैटायनिक डिटर्जेंट। तो एक इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि यहाँ राइट चॉइस आपके पास क्या रहेगा? सेंटाइल ट्राई अमोनियम ब्रोमाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ बारबिटेरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज। तो बारबिटेरिक एसिड जो यूरिया से आप प्रिपेयर करते हो, यूरिया का ही एक इसका रिएक्टिव मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है, तो इसको एक हाइपोटोनिक की फॉर्म में आप यूज करते हो। तो एक फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन है कि जो बारबिटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं कैन बी यूज्ड एज ए हाइपोटोनिक। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है बेकेलाइट इज ए कोपॉलीमर ऑफ। तो अगर हमें बेकेलाइट को क्रिएट करना है तो रिएक्शन आपको स्टार्ट करना पड़ता है फिनॉल से, और फिनॉल का रिएक्शन हम इनिशियली करते हैं विद फॉर्मेल्डिहाइड इन एसिडिक मीडियम। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिडिक मीडियम ये आपको एक अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा विच लुक्स लाइक CH2 पॉजिटिव आयन, और यही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आप इनिशियली रिएक्शन में ऐड कराते हो। अब देखिए कि यहाँ पे एक बार तो ये CH2OH कनेक्ट होगा ऑर्थो पे, और साथ में एक दूसरा पॉसिबल डेरिवेटिव भी यहाँ पे क्रिएट होगा पैरा। और इसी रिएक्शन को अगर हम आगे बनाते चले जाएं तो रिएक्शन में जो फाइनली आपको एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम बोलते हैं बेकेलाइट। तो बेकेलाइट फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है फिनॉल, और साथ में हम किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस ऑप्शन को एक राइट चॉइस कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन ये बोलता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज डन बाय हीटिंग नेचुरल रबर विद। तो अगर हमें रबर का वल्केनाइजेशन करना है तो किसके साथ उसको हीटअप किया जाता है? तो आंसर ये भी एक फैक्ट सही होता है, दैट मींस कि सल्फर के साथ हीटिंग में ही ये सारा प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सल्फर अपने को किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके है क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। तो अगर आपको एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पॉलीएस्टर को क्रिएट करना है तो यहाँ पे अगर इसके एक मोनोमेरिक फॉर्म को हम देखेंगे तो ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है? बेसिकली डेकेरॉन में। तो जो पॉलीएस्टर का एग्जांपल है ये डेकेरॉन है, क्योंकि नायलॉन 66 ये नहीं होगा, मेलेमिन नहीं होगा, नोवोलेक भी नहीं होगा। तो जो पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन आप कर रहे हो इसके लिए अपना राइट चॉइस क्या होना चाहिए? डेकेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 91, ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन
कॉजेज जीरो थैलेमिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है? विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 92nd, बीटा डी ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल एटम की कैलकुलेशन या नंबर कितना है? तो अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लेते हो तो ग्लूकोज हैविंग 4 कायरल एटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बट अगर इसको हम बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे एसिमेट्रिक कार्बन का जो नंबर है ये आपको कितना मिलता है? 5। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाईएजोनियम सॉल्ट। अब देखिए कि डाईएजोनियम सॉल्ट अगर हम एल्काइल रिएक्शन में क्रिएट करते हैं तो एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट कभी भी स्टेबल नहीं होते। अगर इसको हमें स्टेबलाइज करना है तो डाईएजोनियम सॉल्ट आपका डायरेक्टली एसोसिएट होना चाहिए बेंजीन के साथ, और यही आने के बाद आप कह सकते हो कि स्टेबल है। और स्टेबल होने का भी एक टेम्परेचर रेंज है, दैट मीन्स की कोल्ड कंडीशंस 0 से 5 तक अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। तो जहां बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाली कंडीशन है, यही वो स्ट्रक्चर है जिसको आप एक स्टेबल फॉर्म कह सकते हो इन कोल्ड कंडीशन। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये हमें किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ए स्टेटमेंट ये बोलता है एनिलीन डज नॉट रिएक्ट अंडरगोज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिलीन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इस वजह से ये भी एक वीक बेस की फॉर्म में बिहेव करेगा। और अगर ये लुईस बेस है और सामने हमने कोई भी कैटालिटिक कंडीशन लुईस एसिड जैसा रखा है, तो इनमें एक ज्यादा टेंडेंसी रिएक्शन में किसके फॉर्मेशन का हो जाएगा? सॉल्ट का। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका हो गया? सॉल्ट का। तो जो ए स्टेटमेंट है ये क्या है? ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है सल्फेनिलिक एसिड डज नॉट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो सल्फेनिलिक एसिड एनिलीन के सल्फोनेशन का रिजल्ट होता है। और सल्फेनिलिक एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली NH2 और SO3H ये पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कार्बन या ऑक्सीजन वाला ग्रुप CO अपीयर नहीं होता। तो सल्फेनिलिक एसिड डज नॉट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एमाइड। तो किसी भी अमाइन को अगर मैं एमाइड से कंपेयर करूंगा तो एमाइड में आपकी हमेशा हम कह सकते हैं कि लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, जो भी एक बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला फैक्टर है। और साथ में ये जो CO है ये रेजोनेंस में भी 2 पावर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I और -M, और ये दोनों पावर भी बेसिसिटी को डिक्रीज ही करता है। दैट मीन्स की जितने भी एलिफेटिक अमाइंस हैं ये एमाइड से ज्यादा बेसिक ही होते हैं। इस बिहाफ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो यहां अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो राइट चॉइस सबके लिए होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस आपके पास है व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl। तो इनिशियली जो P है ये प्रिपरेशन मेथड आपका है डाईएजोनियम सॉल्ट का। अब देखिए कि डाईएजोनियम सॉल्ट को अगर हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें किस रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा? रिडक्शन को। और ये रिडक्शन 2 रिएजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है, इधर इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2, और या फिर ये रिडक्शन के लिए सिंपल एक रिएजेंट आप कौन सा लेके आ सकते हो? इथेनॉल। तो H3PO2 और इथेनॉल में से जो अभी अपने पास ऑप्शन मिल रहा है ये इथेनॉल का है। तो इस रिडक्शन के लिए डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में रिड्यूस करने के लिए आपका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 96, ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन हो गया व्हेन साइक्लोपेंटेनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन ऑन हीटिंग विद डाइल्यूटेड एल्कली। अब देखिए कि साइक्लोपेंटेनॉन क्योंकि कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म डेफिनेटली करना चाहिए। अब देखो कि अगर हम इस दोनों मॉलिक्यूल को एक ही ले रहे हैं तो ये सिंपल एल्डोल का केस है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन आपका इनिशिएट होगा जहां इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनेगा। तो सिंपली पहले अगर हम देखें कि जो एल्डोल प्रोडक्ट यहां से आपको मिलने जा रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है,
तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो एल्डोल बनेगा उसका स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। अब अगर आपको हीटिंग भी दिया जा रहा है तो H और OH में से एलिमिनेशन करके आपको करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के बाद इन दोनों कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स ही बनते हैं। तो अगर फाइनली हम देखें तो जो प्रोडक्ट है आपको किस ऑप्शन में राइट दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ए रिएक्शन विच इज इनकरेक्ट प्रोडक्ट शोइंग, दैट मीन्स कि कौन सा वो रिएक्शन है जहां प्रोडक्ट आपको गलत दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपन रिएक्शन नंबर 1 पे। RCH2 COOH अल्फा हाइड्रोजन 2 नजर आ रहे हैं, और अगर ब्रोमीन का रिएक्शन हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ये HVZ रिएक्शन होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस हमने किया Br से, तो ये तो एक करेक्ट रिएक्शन है। सेकंड आपके पास हो गया व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड विद B2H6, फाइनली प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है अल्कोहल। तो एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बन तो जाते हैं, बट यहाँ रिएक्शन में आप कह सकते हो कि किसी भी हाइड्राइड का रिक्वायरमेंट होता है, और अल्कोहल बनाने के लिए तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम आप लेके चलते हो, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए कि थर्ड ऑप्शन ये बोलता है कि बाइकार्बोनेट, ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करता है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक भी इतना स्ट्रॉन्गर तो है कि वो रिएक्शन कर लेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिजल्ट बनना जो चाहिए आपका वो रहेगा RCOONA, दैट मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो सोडियम एल्कोक्साइड दिया हुआ है। तो रिडक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहला रिएक्शन भी करेक्ट है, रिडक्शन से अल्कोहल बनना भी करेक्ट है। थर्ड रिएक्शन में बनना चाहिए था सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, लेकिन यहाँ एल्कोक्साइड दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अगर किसी इनकरेक्ट ऑप्शन को ही हमें पिक करना है तो ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको इंक्रीज करने वाले पावर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर -I -M, और डिक्रीज करने वाले जो पावर्स हैं ये होते हैं आपके +I +M जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि कीटोन तो वैसे ही कम रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के कितने ऑप्शन आपके पास हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन सेकंड ऑप्शन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है जो दोनों तरह की पावर इसको अप्लाई करके देगा। तो इन तीनों बेंजल्डिहाइड में से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ही वो ऑप्शन रहेगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कंसीडर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये अपना एक राइट ऑप्शन कहा जा सकता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रिएक्शन सीक्वेंस है जहां साइनाइड का रिएक्शन आप कर रहे हो SnCl2 HCl से, तो ये पार्शियली रिडक्शन का केस होता है जिसमें जो प्रोडक्ट ए का बनेगा इसको लिखा जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, और ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसी का एक नेम होता है इमीन। और इसके हाइड्रोलाइसिस से फाइनली हम किसको क्रिएट कर लेते हैं, एल्डिहाइड को। तो रिएक्शन का नेम हो जाता है स्टीफेंस रिएक्शन। लेकिन ये जो बीच में कंपाउंड ए बन रहा है इसको किस ऑप्शन में देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 में। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज इमीन। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बेंजीन है, रिएक्शन विद CO एंड HCl। तो रिएक्शन को बोला जाता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब देखें कि गेटरमैन कोच रिएक्शन ये बेसिकली फॉर्माइलेशन का एक तरीका होता है। अगर हमें किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन डेरिवेटिव का फॉर्माइलेशन करना हो या फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन करना हो तो आप इस पूरी कंपोजिशन का यूज करते हो, और फॉर्माइलेशन है तो जो रिएक्शन का रिजल्ट है ये फॉर्माइल ग्रुप से ही बनेगा जो एक ही जगह आपको दिया जा रहा है बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में, जो किस ऑप्शन में अपने को नजर आता है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो सेकेंड ऑप्शन एक राइट चॉइस इस केस में रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ this paper. I hope you all understood all the questions. All the best.